Good morning to all of you. आज हम लोग क्लास 11th का ग्लैंडुलर सिस्टम यानी कि इंडोक्राइनोलॉजी को शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसे खास संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा कुछ ऐसे पदार्थों का स्राव होता है जो हमारे बॉडी एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उनके प्रभाव के कारण ही हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, और जिन पदार्थों का कोई अंग स्राव करता है उन्हीं अंगों को हम ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और इंडोक्राइनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्लैंड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्लैंड ऐसी संरचना है जिसके द्वारा स्रावित पदार्थों का स्राव किया जाता है, जैसे कि हार्मोन, तो आइए समझते हैं ग्लैंड। तो ग्लैंड हमारे शरीर में पाई जाने वाली वैसी खास संरचना है जिसके द्वारा कुछ पदार्थों का स्राव किया जाता है और ये पदार्थ हमारे बॉडी एक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पे हम ये देखें कि ग्लैंड जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो ग्लैंड दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसके नाम से यह स्पष्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। समझिएगा, दो ग्लैंड्स होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये एक ऐसी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का स्राव होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, और इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जिन पदार्थों का स्राव होता है उनके संचरण के लिए, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड के थ्रू इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्रावित होते हैं, पहुंचते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा कौन सा पदार्थ निकलेगा, तो इनके द्वारा हार्मोन निकलेगा। इनके द्वारा हार्मोन निकलेगा और ये जो हार्मोन निकलेगा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि देखा जाए इंडोक्राइन ग्लैंड को, तो यह इसके विपरीत तरीके से काम करता है। मतलब ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है इसके द्वारा हार्मोन निकलेगा, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन का स्राव नहीं करेगा, यह हार्मोन को छोड़ करके अन्य पदार्थों का स्राव करेगा। ठीक है, प्लस साथ ही साथ इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो पदार्थ निकल रहा है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसमें नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, डक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। और इन्हीं डक्ट्स के माध्यम से, इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेंगे डाइजेस्टिव जूस, HCl, डाइजेस्टिव जूस, HCl, टीयर, स्वेट, एक्सेट्रा, पैंक्रियाटिक जूस, ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्राव एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए डक्ट्स की आवश्यकता होती है, नलिकाओं की आवश्यकता होती है। यह नलिकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, अब यदि देखा जाए इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में,
कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करते हैं। तो यदि देखें हम, तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस रीजन है, यह एक इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। ठीक है, इससे एक जीएनआरएच नामक हार्मोन निकलता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर के एक्टिव करता है कि ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच का स्राव करे। ठीक है, तो सबसे ऊपर देखा जाए तो ब्रेन का हाइपोथैलेमस रीजन है। ठीक है, वहां से कुछ हार्मोन का स्राव किया जाता है। उसके बाद यदि देखा जाए तो मेडुला ऑब्लंगाटा और ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन के मध्य में एक मटर के दाने के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है और उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा अनेकों ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो अन्य हार्मोन के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ऐसे अन्य हार्मोन निकलते हैं जो अन्य अंगों को या फिर अन्य ग्रंथियों को या ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि और देखें ग्लैंड तो हमारे ब्रेन के मध्य भाग में पिनियल बॉडी नामक एक ग्रंथि पाई जाती है जो जिसका अधिकांश भाग इनएक्टिव फेज में ही रहता है और इसके द्वारा एक ऐसा हार्मोन निकलता है, मेलानोटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो हमारे बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यदि इसके नीचे और आए तो यहाँ पे मिलेगा हमें, यानी कि हमारे गले के पास मिलेगा थायराइड ग्लैंड, जिसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है और यह थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी ग्रोथ जो होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में हमारे बॉडी की लंबाई बढ़ती है और सेकेंडरी ग्रोथ में हमारे रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी या फिर जो हमारा रिप्रोडक्टिव पावर होता है, जो हमारे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है। इसी थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर कुछ छोटे-छोटे संरचनाएं धसे हुए रहती हैं जिन्हें हम मेटाथायराइड या फिर पैराथायराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि इससे नीचे हम यदि आए तो हमारे वक्ष क्षेत्र में चेस्ट रीजन में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आफ्टर देन उससे यदि और नीचे चले तो हमें किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड नामक एड्रिनल ग्लैंड नामक ग्रंथि पाई जाएगी जो हमारे दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, और ये जो ग्लैंड्स हैं इनके द्वारा एक ऐसा हार्मोन निकलता है जिसके कारण हमें हमारा गुस्सा और डर का नियंत्रण होता है। ठीक है, अब यदि देखा जाए तो पुरुषों में टेस्टिस नामक दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन नामक दो हार्मोन निकलते हैं जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन में ये दोनों हार्मोन भाग लेते हैं और इन्हीं दो हार्मोनों के प्रभाव के कारण हमारे प्रजनन अंगों में, यानी कि मनुष्य के नर के प्रजनन अंग में स्पर्म का निर्माण होता है। यदि महिलाओं में देखा जाए तो ओवरी नामक ग्रंथि पाई जाती है, ओवरी नामक प्रजनन अंग पाया जाता है और इस ओवरी नामक प्रजनन अंग में एक समय ऐसा आता है जब उसमें एक छिद्र बनता है और उस छिद्र का नाम कॉर्पस ल्यूटियम है। उसी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक दो हार्मोन का स्राव होता है और ये भी दो हार्मोन प्रजनन में भाग लेते हैं। तो ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का स्राव होगा। यदि हम देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसके द्वारा हार्मोन को छोड़कर के अन्य पदार्थों का स्राव किया जाता है, जैसे डाइजेस्टिव जूस, HCl, आफ्टर देन टीयर्स, स्वेट, पैनक्रियाटिक जूस इत्यादि। और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता होती है। ये नलिकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। यदि इन्हें देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे बकल कैविटी में, माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड होता है जिसके द्वारा स्लाइवा निकलता है, लार निकलता है। ठीक है, आफ्टर देन उसके बाद आए तो हमारे एब्डोमिनल रीजन में, उदर भाग में स्टमक नामक एक ग्रंथि पाई जाती है जिसके द्वारा HCl नामक पदार्थ का स्राव होता है। उसके बाद लीवर है, लीवर के द्वारा बाइल का स्राव होता है और लीवर जो है वह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद यदि देखा जाए तो पैंक्रियाज है,
पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस का स्राव होता है। टीयर ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, एक्सेट्रा। ये सभी ऐसे ग्लैंड हैं जो हार्मोन का स्राव नहीं करते हैं, हार्मोन को छोड़ करके अन्य पदार्थों का स्राव करते हैं। तो ये रहे आपके एंडोक्राइनोलॉजी के कुछ बेसिक नॉलेज।